अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है राजीव मेहता ने बर्मिंघम यूके से। उन्होंने कहानी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि वो कहते हैं बहुत कम अरसा हुआ है मुझे आपकी कहानी सुनते हुए। एक दोस्त ने मुझे आपकी कहानी का लिंक सेंड किया था और जब मैंने आपकी कहानी को सुनना शुरू किया तो अब जब तक मैं आपकी कहानी ना सुनूं मुझे रात को नींद नहीं आती। आप सबका शुक्रगुजार हूं जो नीचे कमेंट्स की सूरत में पसंदीदगी का इजहार करते हैं कि आपको मेरा कहानी सुनाने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। यूके के उस छोटे से गांव के अंदर रात हो चुकी थी। गांव के सब लोग ठंड से बचने के लिए अपने अपने घरों में गर्म बिस्तरों के अंदर मौजूद थे। वहीं पे एक कमरे के अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ वो बूढ़ा एडवर्ड ब्लैकवुड अपने माजी को याद करते हुए सोने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी बेटी एलिस अपने बाप के कमरे में दाखिल हुई। उसका वाहिद सहारा उसका बाप था। वो बहुत छोटी सी थी, उसकी मां इस दुनिया से चली गई थी और उसके बाप ने उसे मां और बाप दोनों का प्यार दिया था। बाप चाहता तो और शादी कर सकता था, लेकिन उसने एलिस के लिए शादी नहीं की थी कि मैं अब अपना पूरा टाइम अपनी बेटी को दूंगा। एलिस जवान हो चुकी थी और वो जानती थी कि बाप उम्र के उस हिस्से में है कि किसी वक्त भी उससे छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। वो इसलिए ज्यादातर वक्त अपने बाप के साथ गुजारती। आज भी घर के कामों से फारिग होकर एलिस चलती हुई अपने बाप के कमरे में गई तो बाप छत की तरफ घूरते हुए किसी गहरी सोच में, इस अंदाज में वो गहरी सोच में मसरूफ था जैसे वो अपने माजी में झांक रहा हो। एलिस ने दाखिल होते ही कहा, डैड, क्या सोच रहे हैं? वो एक कॉफी का गरम गरम मग बनाए डैड के लिए लेकर आई थी और एक अपने लिए। उसने कॉफी का वो गरम गरम मग डैड के पास रख दिया। डैड को उठने में सहारा दिया और वो उठकर टेक लगाकर बेड के साथ बैठ गए। गरम कॉफी का वो कप उठाया जिसमें से अभी भी गरम गरम धुआं निकल रहा था। उस कॉफी के कप का एक सिप लिया और फिर गहरी सोचों में फिर से गुम हो गए। बेटी को लगा जैसे आप आज बाप बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। वो बाप के करीब होकर बाप का हाथ प्यार से पकड़कर बोली, डैड, क्या हुआ है? आज मैं देख रही हूं सुबह से ही आप गुमसुम से हैं, ना बात कर रहे हैं, ना किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं, मुसलसल कुछ सोचे जा रहे हैं। आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे साथ शेयर कीजिए। डैड ने बेटी की तरफ इस अंदाज में देखा जैसे अपने आप से सवाल कर रहे हों, बेटी की तरफ देखते हुए, क्या वो सारी कहानी मैं बेटी को सुना दूं? बेटी ने इस अंदाज में देखते हुए अपने दोनों हाथों से जो अपने बाप के हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम रखा था उसको और प्यार से थपथपाते हुए बोली, बोल दीजिए, कह देना ज्यादा अच्छा होता है। और यूं एडवर्ड ने बोलना शुरू किया, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं कब मैं इस दुनिया से चला जाऊं।
लेकिन काफ़ी दिनों से फैसला कर रहा था, फैसला नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज शायद हिम्मत आ गई है वो सब कुछ बोल दूं। तुम जानती हो ना, तुम्हारी मां अक्सर मुझे नजर आती है। एलिस जानती थी कि कई दफा उसके बाप की ऐसी कंडीशन हो जाती थी जैसे कमरे में वो उसकी मां को देख रही हूं और उससे बातें कर रही हूं। जब वो अंदर पहुंचती तो वो उससे कहती, डैड आप किससे बातें कर रहे थे? तो एकदम से डर से जाते, चुप हो जाते। आज वो सब कुछ बताने के मूड में थे। बेटी ने कहा, कल वैसे भी वीकेंड है, मैं फ्री हूं कल, आज मैं रात आपके साथ हूं, आप सुकून से मुझे सब बता सकते हैं। आज मैं बिल्कुल फ्री हूं और आराम से आपकी कहानी सुन सकती हूं। डैड ने बताना शुरू किया, मैं इसी गांव के अंदर नौजवान था, पुलिस में नौकरी करता था, लेकिन उससे पहले एक मौके पे मुझे फौज में भी जाना हुआ, मुस्तकिल नहीं, आर्जी तौर पे। लेकिन उसके बाद जब मैं वापस आया तो फिर मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। और पुलिस की नौकरी में कई वाकयात हुए, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ जो वाकया है आज मैं इस अंदाज में बेटा तुम्हें सुनाऊंगा कि शुरू से एंड तक सब राज तुम्हें बता दूंगा। इस गांव के अंदर एक हसीनो जमील नौजवान था जिसका नाम था विलियम कार्टर। विलियम कार्टर बहुत ही खूबसूरत था, लंबा चौड़ा कद, सुनहरी से उसके बाल। कई लड़कियां उसकी दीवानी थीं। विलियम कार्टर इस गांव का एक ऐसा नौजवान था जिसे काम काज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एक अयाश तबीयत और इंतहाई सुस्त तबीयत नौजवान था। उसकी उम्र तकरीबन 28-29 साल होगी या शायद 30 साल। वो ज्यादातर औरतों के साथ ताल्लुक बनाता, उन्हीं के साथ रातें गुजारता और उनसे पैसे लेकर अपना गुजर बसर करता। ज्यादातर वो यही करता। वो किसी के साथ भी उसके घर में रहता रहा, जब तक वो उस पर ऊपर खर्चा करती, पैसे उसको लगाती, तो वो उसके साथ रहता। और जब देखता उसके पास माल खत्म हो रहा है तो वो किसी और की तरफ चला जाता। लेकिन कोई नहीं जानता था वो एक वक्त में कई कई औरतों के साथ ताल्लुक बनाता। एक मुजरिम जिसकी तुम्हें कहानी सुनाता हूं। अब तुम सोचोगी कि मैं एक मुजरिम की कहानी तुम्हें क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि वो कहानी मेरी जिंदगी से जुड़ी है। ये सारे किरदार मेरी अपनी जिंदगी से जुड़े हैं और तुम्हारी भी शायद जिंदगी से जुड़े हैं। इसी गांव के अंदर एक नौजवान जिसका नाम था जेम्स वेटमोर। जेम्स शहर में रहता था, दरमियानी शक्ल और सूरत का मालिक था। ना उसका मां बाप, ना उसका कोई रिश्तेदार, लेकिन उसे मोहब्बत की तलाश थी, एक जीवन साथी की तलाश थी, एक ऐसी जीवन साथी की जो उसे सच्चा प्यार दे सके। वो जानता था कि वो इतना पैसा अगर बना ले तो फिर किसी भी लड़की से शादी करके वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है। जेम्स ने काफी मेहनत की और काफी पैसे इकट्ठे किए। उसने एक अच्छी गाड़ी खरीदी और हमारे इसी गांव में भी एक घर खरीदा। शहर में भी उसके पास एक घर था। वहीं पे उसकी मुलाकात सोफिया से हुई। सोफिया हसीनो जमील लड़की थी और सोफिया खुद ही उससे आकर मिली थी। वो एक दिन रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा था कि वहीं पे उसके सामने वाली टेबल पर सोफिया आकर बैठी और वहीं पहली दफा उनकी आपस में दुआ सलाम हुई। सोफिया और वो
इकट्ठे बैठ के खाना खाते रहे। खाना क्या ख़त्म हुआ, उन दोनों के बीच में एक ऐसा ताल्लुक बन गया कि वो उसे अपने बारे में बता चुका था। उसे सोफिया बहुत खूबसूरत लगी थी। वो सोफिया को देखते ही उसे पसंद करने लगा था। सोफिया थी भी तो हसीन और जमील लड़की। और यूं सोफिया और उसकी मुलाकातें बढ़ने लगी। सोफिया ने उसे बताया था कि वो भी अपनी मां को छोड़ के एक गांव से शहर आ गई है। अब वो इसी शहर में रहना चाहती है, इसी शहर में बसना चाहती है, और वो भी शादी की ख्वाहिशमंद थी। यूं उन दोनों में जब मोहब्बत बढ़ने लगी तो जेम्स ने सोफिया से शादी करने का प्रोग्राम बनाया। सोफिया और जेम्स की शादी हो गई। जेम्स सोफिया के साथ वहीं शहर पे रहता और हनीमून मनाने के लिए वो उसी गांव, जो हमारा ये गांव है, वहीं सोफिया को लेकर आया। सोफिया इस गांव आकर बहुत खुश हुई। बहुत ही हसीन और जमील है हमारा गांव है। सरसब्ज पहाड़, ऐसे पहाड़ जो दरख्तों से घिरे हुए हैं। दरख्तों के बीच में घिरी हुई ये खूबसूरत सा जो टाउन है बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सोफिया को भी ये बहुत अच्छा लगा। इसकी आबो हवा, उसे यहाँ रहना पसंद आया। जेम्स ने भी जो घर यहाँ पे लिया था, 2 मंजिला घर, बहुत ही खूबसूरत घर था, जिसके दरवाजे से दाखिल होते तो एक कॉरिडोर सा शुरू होता। उस कॉरिडोर को क्रॉस करके आगे कमरे बने हुए होते और आखिर में ड्राइंग रूम बना हुआ था। ऊपर नीचे कमरे थे। काफी बड़ा घर था। इस घर के अंदर सोफिया और जेम्स ने अपनी मोहब्बत की रातें गुजारी। शादी के शुरू के वो दिन जो इंसान की जिंदगी के यादगार दिन होते हैं। तकरीबन वो 1 महीना तक यहां पे रहे, खूब घूमे फिरे। जेम्स को लोगों से ताल्लुक बनाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सोफिया बातूनी लड़की थी। खिलखिलाकर हंसती, लोगों से बातें करती, लोगों को अपना गर्विदा कर लेती, और बहुत ज्यादा लोगों को उसने अपना दोस्त बना लिया था। उसी दोस्ती में तुम्हारी मां भी शामिल थी। वो तुम्हारी मां की भी बहुत अच्छी दोस्त बन गई, क्योंकि अक्सर ऐसा होने लगा कि जेम्स को शहर जाना पड़ता और वो ख्वाहिश का इजहार करती कि तुम शहर चले जाओ, मैं यहां पर रह लूंगी। और वो फ्रिज को खाने पीने के सामान से, गोश्त से, क्योंकि गर्म रखने के लिए तुम जानती हो यहां पे ज्यादा गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। इस टाउन के अंदर ठंड बहुत पड़ती है, तो फ्रिज के अंदर वो गोश्त और कई खाने पीने की चीजें उसके लिए छोड़कर शहर चला जाता, काम करता और फिर अपनी बीवी के पास वापस आ जाता। तुम्हारी मां एमिली उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। सोफिया और एमिली में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक दफा ऐसा हुआ, जेम्स और सोफिया गांव रहने के लिए आए। दोनों ने 2 दिन यहां पे गुजारे कि घर में बजे हुए टेलीफोन की घंटी बज पड़ी। जेम्स ने कॉल सुनी तो दफ्तरी मामलात के लिए उसे इमरजेंसी में शहर जाना था। उसने सोफिया से कहा कि मुझे 4 दिन के लिए शहर जाना होगा, 4 दिन के बाद मेरी वापसी होगी। वो पहले भी अकेली रहने की आदी थी, इसलिए उसने कहा, लेकिन तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता जेम्स। वो उसके गले में बाहें डालकर उदास सी होती हुई बोली, तुम तो चले जाओगे, लेकिन तुम जानते हो ना मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाती हूं। और वो उसे प्यार करते हुए बोला, जाने मन, काम भी तो जरूरी है, मैं 4 दिन के बाद आ जाऊंगा, फिर हम वक्त साथ गुजारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बेहतरीन से खाने बनाएंगे। सुबह होते ही उसने गाड़ी निकाली और शहर चला गया। जहां उसका 4 दिन का काम था, 2 दिन में ही उसका काम खत्म हो गया।
वो जानता था उसकी बीवी सोफिया उसके लिए बेचैन होगी, उदास थी, तो मैं फौरी तौर पे घर पहुंचूं। हाँ, ये और बात है कि पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ अगर मैं आधी रात को अपनी बीवी को जाकर सरप्राइज दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। वो रवाना हो गया। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। वो गाड़ी को चलाता हुआ घर के बाहर पहुंचा तो बीवी को सरप्राइज देने के लिए उसने गाड़ी घर के बाहर ही खड़ी कर दी कि बीवी को पता ना चल जाए, मैं उसके कमरे में पहुंच के उसको सरप्राइज दूंगा। गाड़ी बाहर छोड़ के, उसके पास चाबियां थी, उसने बाहर का गेट खोला, कॉरिडोर से दबे कदमों चलता हुआ कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि अपने बेडरूम में पहुंचूं और अपनी बीवी को जाके मोहब्बत से उसके माथे पे बोसा दूं, और वो जैसे ही जाग जाएगी तो हैरान हो जाएगी कि देखो मैं पहुंच गया हूं। वो आहिस्ता से चलता हुआ जब अपने बेडरूम के करीब पहुंचा था तो उसने देखा बेडरूम की लाइट जल रही है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई कि वाकई मैंने सही सोचा था, मेरी बीवी को मेरे बगैर नींद नहीं आती। लाइट जलने का मतलब यही था कि सोफिया जाग रही थी, क्योंकि अंधेरे में उसको नींद आती थी, अगर लाइट जलती थी तो वो सो नहीं सकती थी। तो लाइट जलने का मतलब था सोफिया उसकी याद में अभी तक जाग रही है। कितना प्यार करती है सोफिया मुझसे। उसे अपनी किस्मत पर रश्क आया, उसे खुशी हुई। कितना जिंदगी के साल उसने अकेले गुजारे थे, और जब उसे सोफिया मिली थी, सोफिया ने उसे मोहब्बत दी थी, तो वो मुकम्मल हो गया था। वो एक जज्बाती लगाव रखने वाला शख्स था, बेइंतहा प्यार करने वाला जज्बाती शख्स। बेडरूम के दरवाजे के करीब पहुंच के दरवाजे को खोलने ही वाला था कि उसके कानों में एक मर्द की आवाज सुनाई थी। एक मर्द की आवाज थी। वो चौंक सा गया और ठटक गया कि उसके बेडरूम से मर्द की आवाज कैसी आ रही है। तो उसने कान लगा के आवाज सुनने की कोशिश की तो मर्द और एमिली मर्द और सोफिया ऐसी मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे जैसे दोनों के अंदर बेइंतहा इश्क हो। उसे यकीन ना आया। वो चलता हुआ खिड़की की तरफ गया कि अंदर झांक सके कि अंदर क्या हो रहा है, और जब जैसे ही उसने खिड़की से झांक के देखा तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उसकी बीवी और एक और शख्स बेलिबास बिस्तर पर लेटे थे, जो इस बात का इजहार था कि उन दोनों के बीच में जिस्मानी ताल्लुक बन चुका है। और वो दोनों इस अंदाज में एक दूसरे से लिपटे हुए थे और इस अंदाज में बातें कर रहे थे जैसे अभी अभी वो जिस्मानी ताल्लुक बनाकर फारिग हुए थे। और सोफिया उससे कह रही थी, जो तुम मुझे प्यार करते हो तो यकीन मानो मैं तुम्हारी मोहब्बत में डूब जाती हूं। वो उसे बाहों में भरते हुए बोला, तो फिर से प्यार कर लेते हैं ना, तुम भी तो मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च करती हो, तुम भी तो मुझे इतने तहाइफ देती हो, मेरा ख्याल करती हो। और वो बोली कि तुम मुझे इतना प्यार दो तो मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें कोई तोहफा दूं। और बाहर खड़ा जेम्स उसका खून खोल रहा था। एकदम से उसे कुछ समझ ना आया। वो उल्टे कदमों चलता हुआ गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसने सोचा मैं यहां से चला जाऊं, जाके कहीं खुदकुशी कर लूं। ये मैंने क्या देखा है, अपनी आंखों से देखा है, किसी ने मुझे बताया नहीं। मेरी मोहब्बत करने वाली बीवी मुझसे इस तरह बेवफाई कर रही है। उसका दिमाग फटने जा रहा था। वो इतना जज्बाती हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो गाड़ी में उसके लिए कयामत की रात थी। उसने सोचा मुझे जीना है, मुझे क्यों मरना चाहिए? मरना तो उसे क्यों चाहिए जिसने मुझसे बेवफाई की है। उसको सजा देनी चाहिए। और मुझे अभी मरना नहीं है। उसने खुदकुशी का इरादा तर्क किया, जीने का इरादा किया और फैसला किया नहीं, वो उसी को मारेगा जिसने उसके साथ बेवफाई की है और अपने लिए किसी और औरत का बंदोबस्त करेगा। वो किसी और औरत से शादी कर लेगा। अगर ये बेवफा निकली है तो जरूरी तो नहीं कोई और औरत भी बेवफा निकले। सुबह हो गई। उसने गाड़ी घर से दूर पार्क की थी।
जब उसकी आंख खुली तो वो सो रहा था गाड़ी में। उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी चलाता हुआ अपने घर में दाखिल हुआ। गाड़ी से उतरा, बीवी जान चुकी थी कि शौहर अंदर आ गया है, गाड़ी खुली है, गाड़ी का गेट बंद हुआ है। और वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो वही लिबास उसने अभी तक पहन रखा था जो रात को सोने के लिए इंसान लिबास पहनता है, स्लीपिंग ड्रेस। वो स्लीपिंग ड्रेस पहने हुए रोमांटिक अंदाज में अपने शौहर की तरफ बढ़ी और बोली, जेम्स, मैं तुम्हारे बगैर एक रात भी नहीं सो सकी, शुक्र है तुम आ गए। मैं तो तड़प रही थी तुम्हारे लिए कि कब जेम्स वापस आएगा और मुझे सुकून आएगा। जेम्स ने खड़े होकर उसकी आंखों में देखा। एकदम से उसके अंदर खून उतर आया कि जिसने रात किसी और मर्द के साथ गुजारी थी, अभी वो उसके साथ कैसे ड्रामे कर रही थी। वो उसे बहुत कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ सुनाना चाहता था, लेकिन एकदम इतना गुस्सा उसके अंदर भर गया, उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन की तरफ चले गए और फिर उसके हाथ इतने सख्त उसकी गर्दन को दबाते गए कि वो समझ ही ना सकी। यहां तक कि जब उसने देखा कि उसका वजूद ढीला होकर उसकी बाहों में आ गया है, वो मर चुकी थी। उसने उसकी गर्दन को इतनी जोर से दबा दिया था, उसे कुछ कहने का मौका ही ना मिला, वो और मर गई। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, उसकी आंखें बाहर निकल आई थी गर्दन दबाने की वजह से, जिसकी वजह से वो हैरत ज़दा थी कि क्या हुआ है जेम्स को। वो तो कुछ कह भी ना सकी थी, बस गले लगी और जेम्स ने उसकी गर्दन दबा दी, क्योंकि जेम्स ने भी तो उसे नहीं बताया था कि वो उस रात से वाकिफ हो चुका है जो रात उसने किसी और के साथ बिस्तर पे गुजारी है। सोफिया जमीन पर पड़ी थी और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, जैसे हैरानी से आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे फिर भी अपने जुनून पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल ना हुआ। उसी वक्त वो उसे घसीटता हुआ लेकर गया बाथरूम के बड़े से टब के अंदर। उसने उसके वजूद को डाला और उसके वजूद को काटना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आरी उठाई और आरी के साथ उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उसके दोनों बाजू काट दिए, बाजू के 3 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उसका सीना काटा, पेट काटा, फिर उसकी टांगें काटी और टांगों को काटने के बाद टांगों के भी 3 हिस्से कर दिए। लेकिन उसका जुनून, उसकी दीवानगी, उसका पागलपन बढ़ता जा रहा था। वो उसके कटे हुए वजूद को ड्राइंग रूम में लेकर आ गया। उसकी गर्दन को उसने वहीं छोड़ दिया था, उसके बाजू कटे हुए, उसकी टांगें कटे हुई, उसका सीना, उसका पेट उसने सोफे पे लाकर रख दिए। अब उसके जिस्म से कोई खून नहीं निकल रहा था, जो खून निकलना था वो निकल चुका था। उसने सोफे पे उसकी टांगें रखी, उसके बाजू को इस तरह जोड़ के रखा कि पहले सोफे के साथ टेक लगा के उसकी टांगों को रखा, लेफ्ट टांग लेफ्ट साइड पे, राइट टांग राइट साइड पे, फिर उसके बाजुओं को रखा, फिर उनके दरमियान में उसके धड़, सीना, पेट को काट के जो रखा, और वहीं पे वो कॉफी बनाने चला गया। किचन में जाके उसने कॉफी बनाई। कॉफी बनाने के बाद उसने आराम से बैठ के कॉफी पी और उसके कटे हुए गर्दन को, उसके सर को भी लाकर अपने सामने रख दिया। उसकी आंखें अब भी बाहर निकली हुई थीं और इस तरह घूर रही थीं जैसे सवाल कर रही हूं, क्या हुआ है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? उसने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, इसलिए तुम्हें मारा है
मैं जान गया था रात तुम किसकी बाहों में थी कि मैंने अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपनी दौलत तुम पे निछावर कर दी। तुमने जो मुंह से निकाला मैंने तुम्हें दे दिया, और मेरा ही दौलत, मेरा ही पैसा तुम अपने यारों को खिला रही थी, अयाशियां कर रही थी और मुझे धोखा दे रही थी। मुझे कहती थी इस गांव में रहना मुझे अच्छा लगता है, और मुझे नहीं पता था तुम किसी से यहां मिल रही हो। नहीं, तुम्हारे साथ यही सलूक होना चाहिए था। उसने उसके दोनों टांगों, एक बाजू, धड़ को, एक टांग वहीं रखी, एक टांग, एक बाजू, पेट, सीना उठाया और जाकर उसका गोश्त छुरी से इस तरह काटना शुरू कर दिया जैसे कसाई जानवर का गोश्त बनाता है बेचने के लिए, और छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े टुकड़े करता है ताकि लोग घर में जाकर पका सकें। उसने उसके जिस्म के गोश्त के टुकड़े शापरों में भरे और जाकर फ्रीजर में रख दिए। जो हड्डियां बच गई थीं जिससे उसने गोश्त निकाल लिया था उसको जाके उसने स्टोर रूम में रख दिया। अभी तो काफी काम रहता था, अभी पूरी एक टांग रहती थी, पूरा एक बाजू रहता था, सीने का हिस्सा रहता था, अभी काफी गोश्त था जो उसने बनाना था, और बाकी चीजें वो सोफे से उठाने के लिए जैसे ही आया तो बाहर एकदम से बेल बजना शुरू हो गई। इस वक्त कौन आ गया? कहीं पुलिस तो नहीं आ गई? लेकिन खुद ही उसने अपने आप को जवाब दिया, पुलिस को कैसे पता लगा होगा? पुलिस कैसे आ सकती है? कोई डाकिया होगा या पता नहीं कौन आ गया इस वक्त। लेकिन दरवाजा मुसलसल कोई खटखटा रहा था। एकदम से वो बोला, ये कौन जाहिल है जो बेल भी लगी हुई है उसके बावजूद दरवाजा खटखटा रहा है, बेल नहीं बजा रहा। चलो जो भी होगा चला जाएगा। तीसरी दफा फिर से दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया, इतने जोर से कि उसे लगा कि जो भी बाहर मौजूद है वो जाएगा नहीं बल्कि वो तो अंदर आके ही रहेगा कि क्या मुसीबत है, मैं क्या करूं। उसने जल्दी जल्दी वो जो टांगें, गोश्त के टुकड़े वहां पे रखे हुए थे उनको जल्दी से सोफे के पीछे छुपा दिया, क्योंकि इस दफा बाहर से किसी ने बेल बजाई थी और मतलब यही था कि जो भी है वो ऐसे नहीं जाएगा जब तक वो दरवाजा नहीं खोलेगा। अब बेल बजाई जा रही थी, वो बाहर की तरफ जाने लगा। उसने लॉन्ग कोट पहन रखा था सर्दी से बचने के लिए, और जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचा उसे एकदम याद आया सोफिया का एक हाथ कटा हुआ अभी तक उसके हाथ में है। एकदम से जल्दी जल्दी वो उसने अपने उस लॉन्ग कोट की जेब में डाल दिया उस हाथ को और दरवाजा खोल दिया। बाहर एक औरत और मर्द मौजूद थे और वो इस अंदाज में दरवाजा खोलते जेम्स को देखकर परेशान हो गए कि इतनी देर दरवाजा खोलने में क्यों लगा दी। तो वो औरत बोली, कोई इतनी देर भी लगाता है दरवाजा खोलने में? हम कितनी देर से दरवाजा बजा रहे हैं और तुम अब आए हो। तो वो बोला, देखिए आप बेल भी बजा सकते थे, जब मैंने बेल की आवाज सुनी है तो मैं आया हूं, दरवाजे खटखटाने की आवाज मुझे नहीं आई। तो औरत बोली, हां तो तुमने बेल भी तो ऐसी जगह पे लगाई है ना जो नजर ही नहीं आती। मेरा नाम एमली है और ये मेरे हस्बैंड हैं, मुझे सोफिया से मिलना है। सोफिया? वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कहां गई है? वो शायद कस्बे में गई है। कस्बे में गई है? अच्छा ठीक है, आगे से हटो, हमें रास्ता दो। वो एकदम से उसे धक्का देती हुई अंदर दाखिल हो गई और उसके पीछे खड़ा हुआ शौहर जिसने हैट पहन रखी थी, लॉन्ग कोट पहन रखा था, वो भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। वो जल्दी से दरवाजा बंद करके उनके पीछे भागा और वो लोग चलते हुए सीधे ड्राइंग रूम में पहुंच गए। औरत एक सोफे पे जाके बैठ सी गई और वो हैट वाला शख्स भी वहीं पर बैठ गया।
वो बोली, सोफिया ने तुम्हें बताया नहीं हमने आना है? और सोफिया भी कितनी लापरवाह है, उसने हमें बुला के देखो खुद चली गई है। हाँ, मैं अपना तारुफ करा दूं, मेरा नाम एमिली है और ये मेरे हस्बैंड एडवर्ड हैं। ये पुलिस में होते हैं, किसी काम के नहीं हैं। एडवर्ड पुलिस में होने की वजह से हर शख्स को मिलने से पहले बहुत गौर से घूर कर देखता था। जो उसकी आदत थी, जो उसकी जॉब थी, वो सामने बैठे जेम्स को उसी तरह घूर कर देख रहा था। और जेम्स ये सुन करके वो पुलिस में है घबरा गया, लेकिन उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया और बोला, हाँ वो लापरवाही हो गई है, बस ऐसी है, देखे ना, उसने मुझे भी नहीं बताया। अगर आपको बुलाया हुआ था तो कम से कम मुझे तो बता देती। यही तो कह रही हूं, पहले आप जब भी शहर जाते थे हमें बुलाती थी तो गेट पे ही खड़ी होती थी, हमें तो बेल भी नहीं बजानी पड़ती थी, सीधे अंदर आ जाते थे या मेरे घर आ जाती थी। और देखो, कल मुझे बुलाया है, टाइम दिया है और आज खुद चली गई है। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी। थोड़ी देर के बाद दोबारा बाहर बेल बजी। वो एकदम से चौंका कि इस वक्त कौन आ गया है बाहर, क्योंकि वो मुसलसल उन दोनों के कमरे में, ड्राइंग रूम में बैठने की वजह से जो उसने पीछे आजाद छुपाए थे और देख रहा था कहीं पे खून ना हो। अपने हाथ तो वो धो चुका था, लिबास बदल चुका था, तभी तो उसने लिबास वगैरह बदल के बैठ के कॉफी पी थी सुकून से और बैठ के उसके जिस्म को देखता रहा था। लेकिन जब बेल बजी थी तो उसने जल्दी जल्दी चीजें तो छुपा दी थी, लेकिन अभी भी वो खौफजदा था। कहीं पे भी किसी लम्हे भी वो अगर सोफे के पीछे झांक लेते तो उनको पता चल जाता। कि तभी एडवर्ड बोला, हाँ वो सामान आया होगा हमारा, रुको मैं लेकर आता हूं। सामान? कैसा सामान? जेम्स बोला, एमिली ने बताया नहीं तुम्हें कि हमें सोफिया ने 3 दिन के लिए बुलाया था। उसने बताया था कि तुम शहर जा रहे हो, शहर चले गए हो, वो अकेली है, तो उसने कहा था हम दोनों उसके साथ आके रहें। तो हम मान गए, हमने कहा चलो ठीक है, हम उसके साथ रहने के लिए हम आ गए हैं और अभी सामान भी मेरा बाहर आ गया होगा। वो बाहर गया, अपना सूटकेस लेकर आ गया। 2 सूटकेस बड़े थे जो 3 दिन के लिए रहने के लिए वो लेकर आए थे। अब वो घबरा गया। उन लोगों से बोला, एमिली ने तो मुझे नहीं बताया कि आप लोग रहने के लिए आ रहे हैं, मुझे पता होता तो मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, खाने पीने का सारा सामान मौजूद होता है। सोफिया बहुत अच्छा खाना बनाती है, एमिली बोली। लेकिन क्या बात है उसके खाने की, उसी के खाने की वजह से तो हम लोग आए हैं। मैं तो दीवानी हूं उसके खाने की, जो वो गोश्त बनाती है, क्या लजीज गोश्त बनाती है। अच्छा हमें अपना कमरा दिखा दो ताकि हम फ्रेश हो जाएं, फिर कुछ खाने का सोचते हैं, मैं देखती हूं क्या पकाना है। वो एकदम से डर गया, बोला आप लोग खाने की फिक्र ना करें, खाना आज आपको मैं खिलाऊंगा। जब तक सोफिया आती है, सोफिया बना देगी, अगर वो ना आई तो मैं आपको बना दूंगा, आप लोग इजी हो। उनको लेकर वो ऊपर चला गया, एक कमरा उनको दिखा दिया कि आप लोग यहां पर सामान वगैरह रखें और फ्रेश वगैरह हो जाएं। वो नीचे आया, उसने सोफिया के जिस्म के गोश्त के जो टुकड़े किए थे वो गोश्त के टुकड़े निकाले और उसका सालन पकाना शुरू कर दिया। वो हांडी बना रहा था अपने लिए सब्जी, और सोफिया के जिस्म के टुकड़ों के साथ वो उनके लिए गोश्त बना रहा था। खाना तैयार हो चुका, वो नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। उसने खाना ला के उनके सामने रख दिया। जब एमिली ने खाना खाया तो वो अश अश कर उठी कि भाई सोफिया तो खाना बनाती थी, इतना लजीज खाना बनाती थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आप भी इतना लजीज खाना बनाते होंगे। हैरान हो गई हूं मैं आपके खाना बनाने पे, इससे लजीज खाना तो मैं आज तक मैंने नहीं खाया। और अपने शौहर की तरफ बोली, बताइए ना कितना लजीज है।
शौहर खाते हुए बोला, हाँ, ऐसा गोश्त तो मैंने आज तक नहीं खाया। इतना ताज़ा गोश्त है, ऐसा जायकेदार गोश्त है, लेकिन तुम क्यों नहीं खा रहे? उसने जेम्स की तरफ देखा। मैं कुछ दिनों से परहेजी खाना खा रहा हूं, मुझे डॉक्टर ने गोश्त खाने से मना कर दिया है, तो मुझे परहेजी खाना पड़ता है। आप लोग तो मेहमान हैं, आपके लिए तो गोश्त ही बनाना था। मैं अभी सब्जी खाऊंगा। और वो खाने में मसरूफ हो गए कि उसी वक्त उसको याद आया कि जो उसने इसी कोट की जेब में उस हाथ को रखा था, जो सोफिया का कटा हुआ हाथ दरवाजे तक वो ले गया था और भूल गया था कि वो कटा हुआ हाथ उसके हाथ में है, तो उसने लॉन्ग कोट की जेब में डाल दिया था। और जब वो खाना खाने के लिए बैठ गए तो खाना खाते हुए उसने वो कोट उतार कर साइड पर रख दिया था, एमिली के बिल्कुल पास। जब वो खाना खा चुके तो एकदम से एमिली की कोट पे निगाह पड़ी और उसने कोट को उठा लिया। वो तो पहले ही मुसलसल कोट की तरफ देख रहा था, क्योंकि कोट एक ऐसी जगह पे रखा था कि साथ वाली चेयर पे एमिली बैठी थी और एमिली की दूसरी तरफ कोट पड़ा था। बेध्यानी में उसने कोट इस अंदाज में रख दिया था कि उसे याद ही ना रहा इस कोट की जेब में कटा हुआ हाथ है। और जब एमिली ने कोट उठाया तो जल्दी से उठ के उसने झपट्टा मारा और कोट उसके हाथ से इस तरह छीन लिया कि एमिली भी एक दफा, अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, ओके ओके ओके, मैं तुम्हारी चीजों को नहीं छेड़ती, लेकिन भाई तुम तो झपट ही पड़े हो मेरे ऊपर, क्या हो गया है? एडवर्ड भी चौंक पड़ा जिस अंदाज में झटका था। मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारी चीजों को कोई हाथ भी लगाए। हाँ हाँ हाँ, मेरी चीजों को कोई भी हाथ लगाए मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो कोट लेके जल्दी से बाहर चला गया। वो पीछे से बोली, अजीब ही शख्स है, मतलब कोट को क्या हाथ लगाया, ऐसे झपट्टा मारा, पता नहीं कैसे, जैसे कोई सोने की चीज इसकी उठा ली हो। अब वो दोनों बोले, सोफिया कहां गई? अभी तक सोफिया नहीं आई। तो वो बोला, मैंने आपसे कहा ना वो लापरवासी है, उसके जहन में तो यही है मैं शहर में हूं और उसने आपको बुला लिया। और आज जब मैं घर पे था तो वो जाने लगी तो मुझे कह के ही नहीं गई कि आप लोग आ रहे हैं, और चली गई और कहीं अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई होगी, शायद रात किसी की तरफ गुजारे। हाँ, ऐसी है वो। एक रात उसने मेरे पास भी गुजारी थी, फिर एक दफ़ा 2 रातों के लिए भी मेरे पास रही। कई लोगों के साथ वो रहती है, बस लापरवाही है। चलो हम तो आज चले जाते, लेकिन तुम्हारे हाथ का जो गोश्त खाया है ना भाई, कल हम फिर खाना चाहेंगे, मजा ही आ गया है। कुछ देर वो बातें करते रहे और उसके बाद वो ऊपर चले गए। जेम्स को अपने कमरे में नींद ना आई। वो बेचैनी से करवटें बदलता रहा। यह आधी रात थी कि उसे अंदाजा हुआ ऊपर वो दोनों मियां बीवी सो चुके होंगे, और वो इसी इंतजार में था कि वो सो जाएं तो वो स्टोर में जाके बाकी भी जिस्म के गोश्त को ठिकाने लगा सके, हड्डियां अलग कर सके और गोश्त काट कर फ्रिज में रख दे। क्योंकि गोश्त से तो पता नहीं लगता था ये किस चीज़ का गोश्त है, लेकिन कटे हुए आज़ा से पता लग जाता कि ये किसके हैं। वो स्टोर के दरवाजे के करीब जैसे ही पहुंचा, अभी उसने दरवाजा खोला ही था कि उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। वो एकदम से मुड़ा तो पीछे एमिली खड़ी थी। वो एकदम से घबरा गया। आप उसने जल्दी से स्टोर बंद कर दिया। आप यहां क्या कर रही हैं? अरे इजी क्या हो गया है, इतना परेशान क्यों हो गए हो? ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया है। वो बहुत ही बातूनी औरत थी। तुम तो इतना, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम तो परेशान हो गए और डर गए हो। क्या तुमने कोई भूत देख लिया है? नहीं, मैंने भूत नहीं, मेरे सर में दर्द था कुछ। तो यहां स्टोर में क्या कर रहे हो?
मैं उससे कोई जुमला ना बन सका। मैं सर में दर्द था तो सोच रहा था कि अपने लिए कॉफी बना सकूं। तो मैं बना देती हूं ना, कॉफी पीनी है, रुको मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूं। और वो किचन की तरफ जाने लगी। उसने स्टोर को जल्दी से बंद कर दिया और वो भी उसके पीछे चलता हुआ किचन में गया। उसने 2 कप कॉफी बनाई और दोनों बैठकर कॉफी पीना शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद एडवर्ड नीचे आ गया। उन दोनों को कॉफी पीता हुआ देखकर बोला, ये क्या हो रहा है? ये रात का कौन सा टाइम है कॉफी पीने का? तो एमिली बोली, वो मैं नीचे पानी लेने के लिए आई थी तो मुझे लगा कि कोई चोर घुस आया है या क्या है, मुझे आवाज आई तो मैं गई तो इनके सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा मैं इनके लिए कॉफी बना देती हूं। तो 1 कप अपने लिए भी बना ली और मैं इनके साथ बातें करनी बैठ गई। एडवर्ड बोला, ठीक है, कॉफी पी ली है तो ऊपर आ जाना, मैं ऊपर जा रहा हूं। एडवर्ड ऊपर चला गया। वो कुछ देर बैठे बातें करते रहे और उसके बाद वो भी ऊपर चली गई। उसने सोचा कि अभी मुझे जल्दी से कोई भी ऐसा काम, गलती नहीं करनी चाहिए कि जिससे वो पुलिस वाला है उसको शक हो गया तो मेरे लिए मसला बन सकता है। तभी उसने कहा, मुझे इंतजार करना चाहिए इनके जाने का, फिर सोफिया के मजीद जिस्म को ठिकाने लगाऊंगा। लेकिन अगर ये 3 दिन तक मौजूद रहे और सोफिया ना आई तो मेरे लिए शदीद मसला हो जाएगा। इसका क्या हल निकालूं? अब उसे डर लगना शुरू हो गया था कि मैं पकड़ा ना जाऊं, पुलिस तो मुझे गिरफ्तार कर लेगी। उसने फैसला किया, इसका एक ही हल है, मुझे इन दोनों को ठिकाने लगा देना चाहिए। अगर इन दोनों को भी ठिकाने लगा दिया तो मैं वापस इनके वजूद को मारने के बाद पीछे खेतों में दफन कर दूंगा और सोफिया की हड्डियों को भी वहीं दफन कर दूंगा। उसके बाद शहर चला जाऊंगा, किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा क्योंकि उनकी गुफ्तगू से वो अंदाजा लगा चुका था एमिली और एडवर्ड किसी को बताकर भी नहीं आए थे, इसलिए वो अगर उनको मार देता तो किसी को शक भी ना होता। सुबह के करीब उसे नींद आई और वो सो गया। जब वो सुबह उठा तो वो दोनों मियां बीवी पहले ही उठ गए थे और किचन में मौजूद थे। एमिली उसे देखकर बोली, भाई इतना ज्यादा गोश्त? ये तो लगता है पूरे 6 महीने का गोश्त तुमने भर के रख दिया है, मजाक करते हुए बोली। और वो एकदम से घबरा गया और जल्दी से फ्रिज को बंद कर दिया। उसके चेहरे पे घबराहट आ गई। वो ये ना देख सका कि एडवर्ड उसके चेहरे को गौर से देख रहा है। खाने की आज फरमाइश की गई थी, उसने फिर से आज ढेर सारा गोश्त बनाया। एमिली ने पेट भर के गोश्त खाया और एडवर्ड ने आज गोश्त खाने से मना कर दिया क्योंकि उसने कहा कल इतना खा लिया था, आज मैं सब्जी खाऊंगा। उसने भी जेम्स के साथ सब्जी खाई। वो लोग शाम को बैठे गपशप कर रहे थे कि एडवर्ड ने बीवी से कहा, तुम यहां बैठो, मैं जरा आता हूं, एक छोटा सा काम है, मैं काम करके आ जाऊंगा। एडवर्ड बीवी को वहां पे छोड़कर रवाना हो गया। वो जब दोनों आए थे, अपनी बच्ची को कुछ दिन पहले ही एमिली अपनी खाला, जो उस बच्ची की खाला थी, वो उसके साथ ले गई थी। खाला अलीसा से बहुत प्यार करती थी तो अलीसा खाला के पास थी, इसलिए वो बेफिक्र होकर आए थे। जब एडवर्ड वापस आया तो उसने देखा एमिली और जेम्स बैठे बातें कर रहे हैं और उसके साथ एक और शख्स भी था। और वो शख्स था जिसे देखते ही जेम्स के चेहरे पे इतना शदीद गुस्सा आ गया
जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। वो था विलियम कार्टर। विलियम कार्टर को देखते ही जहां उसे एमिली ने दिल से खुशामदीद कहा, वहीं जेम्स उससे हाथ भी ना मिला सका और उसके चेहरे पे ऐसा खौफ, ऐसा गुस्सा, उसकी आंखें लाल, और इस अंदाज में उसे वो देखने लगा जैसे वो सामने अपने किसी बहुत बड़े दुश्मन को देख रहा हो। विलियम कार्टर ने उससे हाथ मिलाने की कोशिश की। उसने हाथ तो दिया, लेकिन ऐसी बेरुखी से, इस अंदाज में कि वो उससे जैसे नफरत करता हो। और एडवर्ड ये देखकर हैरान हुआ। विलियम वहीं बैठ गया। एडवर्ड ने बताया कि वो वापस आ रहा था कि विलियम उससे मिला, किसी सिलसिले में वो बात करना चाहता था। तो उसने कहा ठीक है, बाहर खड़े होकर बात करने के बजाय अंदर ही आ जाओ। उसने उसे अंदर बुला लिया। एमिली और जेम्स वहां से उठ गए। विलियम और एडवर्ड वहां पे बातें करते रहे और एडवर्ड ने बताया कि आज विलियम यहीं पे रहेगा। वो दोनों चौंक कर हैरान हुए, क्यों, ऐसी क्या वजह है? तो उसने बताया एक मसला इस तरह का आन पड़ा है, वो एक सरकारी मसला है, उसका प्राइवेट मसला है। तो मैंने उसे यही मशवरा दिया है कि वो औरत उसे परेशान ना करे, आज रात वो यहीं रुके, कल मैं उसके साथ सीधा चला जाऊंगा। मैंने इसे रुकने के लिए कहा, वो तो जाना चाहता था, मैंने कहा आज रात को यहीं रुक जाओ। जब एडवर्ड और एमिली ऊपर सोने के लिए गए तो जेम्स अपने कमरे में लेटा तो था, लेकिन वो जानता था उसके घर में वो शख्स भी मौजूद है जिसको उस रात उसने सोफिया के साथ बिस्तर में देखा था, यही विलियम कार्टर। वो बेचैन था, करवटें बदल रहा था कि उसे मौका मिले और वो उसे मार डाले। क्योंकि रात को जब नशिस्त उठने लगी थी तो विलियम ने कहा था ठीक है, मैं आज रात को यहां पे रुक जाता हूं, लेकिन मैं सुबह ही सुबह चला जाऊंगा। हाँ, मुझे आज रात वहां पे नहीं रुकना चाहिए, आपका मशवरा ठीक है। वो जिस औरत के साथ रह रहा था, उस औरत ने उस पर हमला किया था और एडवर्ड ने उसे मशवरा दिया था कि आज रात को यहीं रुक जाओ, मजीद वो तुम पे हमला ना कर दे, सुबह इकट्ठे चलेंगे। तो उसने कहा नहीं, मैं सुबह ही सुबह चला जाऊंगा, आपसे दफ्तर में आके मिलूंगा। और यह बात जेम्स जानता था, सुबह उठते ही वो चला जाएगा। वो फैसला कर चुका था वो रात को उसे सोते हुए कत्ल कर देगा और जब ये लोग उठेंगे तो उनसे कहेगा कि वो चला गया है और उसके वजूद को उसी स्टोर में मारने के बाद रख देगा। उसने फैसला किया कि कोई ऐसी चीज मैं उठाऊं जो जाते ही उसको इतने जोर से मारूं कि वो आवाज भी ना पैदा कर सके और एक ही वार से वो मारा जाए। उसने एक लोहे का बहुत मोटा राड उठाया। जानता था ये लोहे का राड अगर उसके सर में लग गया तो वो कोई हरकत नहीं कर सकेगा, सीधा मर जाएगा। वो इंतजार करता रहा परफेक्ट टाइम का। वो नीचे एक कमरे में सो रहा था और जैसे ही वो आहिस्ता से चलता हुआ उस कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसने क्या देखा? विलियम और एमिली लिबास के बगैर बिस्तर पर मौजूद हैं। एमिली उससे कह रही थी घबराओ मत, एडवर्ड गहरी नींद सोता है। वो तो जब एक दफा सो जाए तो घोड़े बेच कर सोता है, उसे जगा जगा कर थक जाओ, उसके साथ जितना कुछ भी करते रहो वो नहीं जागेगा, वो तो सुबह अपनी मर्जी से जागेगा, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और जाने मन शर्मा क्यों रहे हो, हम कौन सा पहली दफा कर रहे हैं, हम तो करते रहते हैं। वो बोला हाँ ठीक है हम करते हैं, लेकिन वो ऊपर सोया है, मुझे डर है वो नीचे ना आ जाए। वो बोली कहा है ना वो नीचे नहीं आएगा, तुम
बेफिक्र होकर मेरे साथ ताल्लुक बनाओ। वो रुक गया और उसके बाद उन दोनों के फ्री होने का इंतजार करने लगा कि वो दोनों फ्री हों और वो विलियम का काम तमाम कर सके। अगर वो विलियम के साथ एमिली को भी मार देता तो एडवर्ड उसे पकड़ लेता, और वो ऐसा नहीं करना चाहता था। जब एमिली उससे फारिग होकर ऊपर चली गई तो वो राड लेकर नीचे गया और उसके सर में इतने जोर से राड मारा कि वो आवाज भी ना पैदा कर सका। जो थक हार कर सोया था वहीं पर मारा गया। उसी चादर जहां पे उसका खून निकला था, उस चादर के अंदर ही उसके बांध के वो उसे घसीटता हुआ स्टोर के अंदर ले गया और उसे स्टोर के अंदर बंद कर दिया। कमरे को जाके उसने फिर से साफ कर दिया। उसका बदला पूरा हो चुका था। सोफिया भी मर चुकी थी, उसका यार भी मर चुका था। वो अपने कमरे में इस अंदाज में लेटा रहा कि मैं सोया हुआ हूं। सुबह मियां बीवी नीचे आ गए और जैसे ही नीचे आए वो अपने कमरे से उठकर आया, उनको गुड मॉर्निंग बोला। वो लोग भी अभी अभी आए थे, उन्होंने भी गुड मॉर्निंग कहा बस आप लोग रेडी हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूं। मैं मेरे ख्याल में विलियम को भी जगा दूं। जब वो विलियम के कमरे में गया तो आवाजें दी, वापस आया, कहता लगता है विलियम चला गया है मेरे ख्याल में, मैं बाहर देख के आता हूं। बाहर गया तो दरवाजा खोल दिया, कहता हाँ गेट भी खुला हुआ है, वो मेरे ख्याल में शायद चला गया है। उसने उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाया और फिर वो दिन का खाना भी बनाने लगा। अब वहीं पे वो तीनों बैठ गए और तब एडवर्ड ने कहा आज तुम लोगों को एक वाकया सुनाता हूं। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, इस गांव में मेरी पोस्टिंग नहीं थी, मैं एक और गांव में पोस्टिंग थी। वहां पे एक छोटे सा नाला था जिसके ऊपर एक पुल सा बनाया हुआ था। उस पुल के बारे में मशहूर था वहां जिन्नात का बसेरा है। लोग, सादगी का दौर था, जिन्नात का नाम सुन के लोग उस पुल से रात के टाइम गुजरने से डरते थे। दिन के टाइम आना जाना होता और रात को लोग कम ही वहां पर जाते थे। वहीं पे मेरे पास एक रिपोर्ट आई, गांव की एक लड़की गायब हो गई थी। उसके वालिदैन ने रिपोर्ट कराई थी और मेरा उनको कहना यह था कि आप पहले चेक कर लें उसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो जिसके साथ वो चली ना गई हो। उनका कहना था नहीं, हमारी बच्ची बहुत शरीफ है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो गायब हो गई है। तलाश की गई लेकिन वो ना मिली। वहीं पे दूसरे शहर से दो लड़कियां घूमने फिरने के लिए आईं, अपने रिश्तेदारों के घर में रहीं। उनको भी उस पुल के बारे में बताया गया कि आप लोग रात के टाइम उस तरफ मत जाइएगा, वहां पे इस तरह जिन्नात का बसेरा है। वो शहर की लड़कियां थी, वो इन बातों पे हंसना शुरू हो गई कि ये क्या आप इस तरह की बातें कर रही हैं, कौन से आज के दौर में जिन्नात और ये सारा कुछ, ये सब झूठ है। वो घूमती फिरती यहां तक कि वो एक रात बगैर किसी को बताए उसी पुल की तरफ चली गई। मेहमान इंतजार करते रहे और जब वो वापस ना आई, ढूंढने के लिए निकले तो उनका कोई पता नहीं था। अगले दिन उनकी भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो दोनों लड़कियां गायब हो चुकी हैं। और गांव के एक बंदे से पता करने पे मालूम हुआ कि उसने शाम के टाइम उनको पुल की तरफ जाते हुए देखा था। उसने कहा तो नहीं कुछ, लेकिन हैरान हो गया कि शहर की लड़कियां हैं, कोई आई हुई हैं, लेकिन ये पुल की तरफ क्यों जा रही हैं। अब मेरे लिए परेशानी थी, ये लड़कियां कहां जा रही हैं। फिर मैंने एक फैसला किया, अब मैं रात को घूमा करूंगा इस गांव के अंदर कि क्या माजरा है, क्या हो रहा है।
ताक़ुब करने की कोशिश करूंगा, लोग कहां जा रहे हैं। एक लड़की गई है, 2 लड़कियां फिर गायब हो गई हैं। कि उन्हीं दिनों एक कपल शहर से आया और वो लोग किसी वजह से, बारिश हो रही थी उस रात, जल्दी पहुंचने के चक्कर में उन्होंने उसी पुल का रास्ता इख्तियार किया। और मैं गश्त पे निकला हुआ था, मैंने बारिश से बचने वाला लिबास पहन रखा था। मैं एक दरख्त के नीचे खड़ा था कि बारिश रुके, मैं घर की तरफ जाऊं तो मैंने एक गाड़ियों की लाइट को देखा। गाड़ी सीधी उस पुल की तरफ गई। मैंने देखा एक काफी दूर मुझसे जाके वो गाड़ी रुक सी गई। मैं उस गाड़ी के पीछे जाने लगा। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि मुझे एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो गाड़ी मुझसे काफी फासले पे थी, अंधेरे होने की वजह से दूर उसकी लाइटें जलती हुई नजर आ रही थी। कि मैं अब भागना शुरू हो गया, लेकिन जब तक मैं गाड़ी के करीब पहुंचा तो गाड़ी के दोनों दरवाजे खुले हुए थे फ्रंट सीट के। एक शख्स जमीन पर पड़ा था, वो मर चुका था, एक नौजवान, और उसके चेहरे के जिल्द को काट दिया गया था। यानी चेहरे के ऊपर जितना गोश्त होता है उसको गोलाई के अंदर काट दिया गया था कि उसके नाक, उसके दांत नजर आ रहे थे। पूरे चेहरे के ऊपर ये जो जिल्द होती है, स्किन होती है, उतार ली गई थी गोलाई में। और साथ वाले दरवाजे से लगता था कि कोई उसके साथ भी बैठा था। बारिश की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि मैं भाग भी रहा था तो नीचे फिसलन थी, गिर सकता था, इसलिए मुझे पहुंचते हुए भी देर हो गई। और उसी पुल पे जिन्नात ने अपना काम दिखा दिया था। लेकिन मैं अलर्ट हो गया। खैर बारिश रुक गई, महकमे के और लोग भी आ गए। सुबह गांव वालों को बुलाया गया और लिबास से, गाड़ी के नंबर से उन्होंने पहचान लिया। पता चल गया कि ये फलां शख्स है। और पता चला वो अकेला नहीं, उसकी बीवी भी उसके साथ थी और बीवी का कोई पता नहीं था। मैंने अब ऊपर राब्ता किया, स्पेशल कुत्तों को बुलवाया गया, उनको गाड़ी सुंघाई गई और उसके बाद कुत्तों ने ताक़ुब किया। तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, जो एक किसी अमीर ज़ादे का घर था, उसके करीब जाके कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था कि जो कोई भी था वो यहां गया है। अब किसी की प्रॉपर्टी में घुसना इतना आसान तो नहीं होता, मुझे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। मैंने स्पेशल परमिशन ली और उसके बाद मैं अपनी पुलिस के साथ अंदर दाखिल हुआ। तलाशी के दौरान हमें वो 3 लड़कियां भी मिल गईं और जो इस नौजवान के साथ लड़की थी वो भी एक कमरे में बेहोश पाई गई। उन लड़कियों को जब हमने वहां से आजाद कराया तो वो इतनी खौफजदा थी कि वो कुछ बता नहीं रही थी, डरी हुई थी, हमें देख के चीखें मारती रहीं। और जब हमने उनको नॉर्मल किया तो उन्होंने जो कहानी सुनाई वो बहुत ही खौफनाक थी। वो शख्स जिन्नात का बहाना करके एक गिरोह बना रखा था, जो इस अंदाज के लिबास पहन लगते कि बाकायदा जिन नजर आते। क्योंकि वो जो लड़की बेहोश थी, पहली कहानी उसने सुनाई कि हम लोग गांव की तरफ आ रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से हमने शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार किया। मैंने अपने शोहर से कहा कि इस रास्ते से ना जाइए, खतरनाक रास्ता है, यहां पे जिन्नात वगैरह हैं। तो वो बोला, अरे यार तुम इन बातों के बिलीव करती है, कौन से जिन होते हैं, कुछ भी नहीं होता। मैं बना रोकती रही, लेकिन वो इसी पुल की तरफ आ गए। जैसे ही हम पुल के करीब पहुंचे, एकदम से टायर गाड़ी का पंचर हो गया। वो फिर भी चलाते रहे, लेकिन पुल के अभी करीब पहुंचे ही थे कि दूसरा टायर भी पंचर हो गया। परेशान होकर नीचे उतरे कि अब गाड़ी चलना मुश्किल होगी, रुको मैं देखता हूं। वो भी गाड़ी से नीचे ही उतरे थे कि बाकायदा उस औरत ने कहा, मैंने देखा
अजीबो गरीब शक्लों वाले भयानक से जिन्नात गाड़ी के इर्द गिर्द आ गए। वो इतने खौफनाक थे, उनके चेहरे इतने खौफनाक थे कि मेरे मुंह से चीख निकली। एक मैंने ज़ोरदार चीख निकली और उन्हें देखते ही खौफ के मारे मैं बेहोश हो गई। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं इस कमरे में बंद थी जहां से आप लोग मुझे आज़ाद करके लाए हैं। मैंने उससे पूछा वो चेहरे कैसे थे जिन्नात के। उसने जो हुलिये बताए वो बहुत ही खौफनाक किस्म के थे। और जो बाकी लड़कियां वहां पे थी उन्होंने बताया कि उनके साथ कई लोगों ने जिस्मानी ताल्लुक बनाया था, ज्यादती की थी। और उनमें से एक लड़की जो सबसे ज्यादा डरी हुई थी उसने बताया कि वो उस घर के अंदर एक खौफनाक मंजर देख चुकी थी। एक लड़की को उन लोगों ने मार डाला था, क्योंकि इस लड़की को जब वो अगवा करके लाए थे तो ये बेहोश पड़ी थी, लेकिन वो नहीं जानते थे इसको होश आ गया है। वहीं कमरे के अंदर उन्होंने एक लड़की को जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे उसकी गर्दन पे चाकू इस अंदाज में चलाया कि उसकी गर्दन काट दी। जब वो मर गई तो उसके बाजू, गर्दन, टांगें अलग अलग काटना शुरू हो गए। और जब उसके सारे वजूद को वो काट चुके तो बकायदा उसके वजूद को इस तरह गोश्त बनाया गया जैसे किसी जानवर का गोश्त काटा जाता है पकाने के लिए। उसके गोश्त बनाए गए, हड्डियां अलग की गई और मुलाजमों से कहा गया कि हड्डियों को फेंक दिया जाए, और गोश्त उन्होंने रख लिया। और उस लड़की ने बताया कि हमें भी वही गोश्त खिलाया जाता था, मैं नहीं खाती थी क्योंकि मैंने सुन लिया था कि इसी गोश्त को अब पकाया भी जाए, इन्हीं को भी खिलाओ और बेचने के लिए भेज दो। उसकी बीवी उल्टी करने वाली होगी। एमिली बोली ये क्या कहानी आप सुना रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, आपने क्या सुनाया है। एडवर्ड जेम्स की तरफ देखते हुए बोले सुना है इंसानी जिस्म बड़ा लजीज होता है, बहुत ही ज्यादा लजीज। तुम्हारा क्या कहना है जेम्स? वो एकदम अजीब सा हो गया। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या पता। उसने कहा हां, तुमने तो कभी खाया नहीं, तुमने क्या पता। पर एमिली तुम यहां रुको, मैं नाश्ता कर चुका हूं, मेरा विलियम के साथ टाइम सेट है, वो चला गया है सुबह, मैं उससे मिलके बस अभी वापस ही आता हूं। एडवर्ड वहां से चला गया। एमिली उसके साथ कुछ देर बैठी रही और उसके बाद जैसे ही एमिली अपने कमरे में पहुंची तो एमिली अभी कमरे में दाखिल ही होने लगी थी कि उसने कमरे के साइड पे एक लॉन्ग कोट को देखा। उसके अंदर से एक हाथ झांक रहा था, उंगलियां नजर आ रही थी। वो हैरान हुई कि ये क्या है। ये वही लॉन्ग कोट था जो उसने वहां से उठाया था और उसके अंदर वो हाथ मौजूद था। एमिली ने जैसे ही उस हाथ को देखा वो कोट के पास गई और उस हाथ को कोट के अंदर से निकाल दिया। जैसे ही उसने कोट को निकाला वो हाथ देखते ही वो जोर जोर से चीखें मारती हुई कमरे के अंदर दाखिल हो गई। जेम्स भागता हुआ ऊपर पहुंचा कि क्या हुआ है, वो चीखें क्यों मार रही है। कि तब उसने देखा उसके हाथ में सोफिया का कटा हुआ हाथ है और वो चीखें मार रही है। और वो एकदम से डर गया कि ये राज तो अफशा हो जाएगा, ये तो पता चल जाएगा, क्या करूं। उसके बस एक ही हल था उसकी चीखों को चुप कराने का, कि वो उसे भी रास्ते से हटा दे। अब वो जुनूनी हो चुका था, पागल हो चुका था, दीवाना हो चुका था। उसने इधर उधर देखा कि कोई चीज उठा सके उसे मारने के लिए, तभी सामने टेबल पे उसे एडवर्ड का पिस्तौल नजर आया।
वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रही थी कि अभी तक लोगों ने शायद उसकी चीखें ना सुनी हों, लेकिन अगर वो इस तरह चीखती रहती लोग मुतवज्जो हो जाते। वो जल्दी से एडवर्ड के पिस्तौल की तरफ बढ़ा और उसने सीधी गोली चला दी। जैसे ही गोली की आवाज जोर से ठा की आवाज आई, एडवर्ड अंदर दाखिल हुआ और भागता हुआ जैसे ही कमरे में आया तो उसके हाथ में पिस्तौल था। उसने कहा, पिस्तौल नीचे रख दो वरना सीधी तुम्हारे सीने में गोलियां उतार दूंगा। एमिली नीचे गिर चुकी थी और ठंडी होती जा रही थी। उसने एडवर्ड पर भी गोली चला दी, लेकिन एडवर्ड उसके लिए पहले ही तैयार था। जैसे ही उसने गोली चलाई, एडवर्ड वहां से हट गया, लेकिन पिस्तौल के अंदर ज्यादा गोलियां नहीं थी। एक गोली वो उसको मार चुका था और एक गोली उसने एडवर्ड पे चला दी थी, और आगे उसने गोलियां चलाई तो उसमें गोलियां नहीं थी, गोलियां खत्म हो गई थी, सिर्फ उसमें 2 गोलियां थी। पिस्तौल से टक टक की आवाज आई, गोली की आवाज नहीं। तो उसने कहा, फेंक दो पिस्तौल, और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेम्स ने इकरार जुर्म कर लिया कि उसने विलियम को मारा था, उसने एमिली को गोली मारी थी, उसने सोफिया को काट डाला था। यह कहानी एडवर्ड ने अपनी बेटी एलिसा को सुनाते हुए कहा, जब मैं उसे थाने में ले गया तो उसने वो सब कुछ तफसील से मुझे इसी तरह बताया था जिस तरह मैंने तुम्हें बताया है कि जेम्स की फीलिंग क्या थी और उसने क्यों मारा। लेकिन एलिसा, मेरे दिल पे जो बोझ है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। उसने जब मुझे बताया था कि विलियम और तुम्हारी मां एमिली ताल्लुक बना रहे थे तो वो पहली दफा नहीं था। जब वो थाने में बैठा मुझे ये बता रहा था कि मैंने एमिली को और विलियम को ताल्लुक बनाते हुए देखा था, मैं पहले से जान चुका था कि तुम्हारी मां का विलियम से ताल्लुक है। विलियम जब उस दिन मुझसे मिलने के लिए आया और मुझे अंदर लेकर आया, तब तक मुझे किसी बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा विलियम अंदर दाखिल हुआ है और उसकी आंखों में मैंने खून देखा तो मेरे अंदर का वो जासूस जाग गया कि इसको क्या हो गया है। विलियम की तो देख के इसकी हालत भी वैसे हो गई है कि जब मैं विलियम को देखता था तो मेरा दिल करता था मैं इसे कत्ल कर दूं, क्योंकि मुझे पता चल चुका था विलियम का तुम्हारी मां यानी मेरी बीवी एमिली से ताल्लुक है। और वही जज्बात मैंने उस जेम्स के देखे और मैं हैरान हो गया कि ये क्या है। और मैंने उसे रात रुकने को कहा और मैं जानता था आज रात तुम्हारी मां जरूर उसके पास जाएगी, ये सोच के कि मैं गहरी नींद सोया हूं और वो उसके पास जाएगी। मैं उसके साथ काफी रात बैठा रहा और मैंने जब उसके विलियम भी सोने के लिए गया और मैं पानी पीने के लिए किचन में गया तो एकदम से मुझे स्टोर का ख्याल आया, क्योंकि तुम्हारी मां ने मुझे बताया था कि वो स्टोर में कुछ कर रहा था और वो चाय पीने के लिए उसने बात की थी कि मुझे कॉफी बना के दो, मेरे सर में दर्द है। स्टोर से मुझे एक स्मेल सी भी महसूस हुई और जब मैंने स्टोर को जाकर खोला तो वो राज मुझ पर अफशा हो गया कि वो सोफिया को मार चुका है। लेकिन मैं वहां पे प्लानिंग कर चुका था। हां, मुझे यह नहीं पता था कि वो विलियम कार्टर को मार डालेगा, लेकिन मैंने अपनी एक प्लानिंग कर ली थी। उसने विलियम को तो मार डाला, लेकिन कमरे के बाहर वो कोट और जिसके अंदर वो हाथ था वो मेरे हाथ लग गया था। उस कोट को और उस हाथ को वो उसी स्टोर के अंदर ही छुपा कर आया था। जल्दी में उस हाथ को अभी कुछ नहीं कर सका था, वो अभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था कि किसी को शक पड़े। वो सुकून में आ गया था कि जब ये चले जाएंगे बाकी ये काम मैं बाद में करूंगा। और मैंने उस हाथ को, उस कोट को ऊपर रख दिया था। जब तुम्हारी मां नीचे और मैं जा रहे थे तो मैं पीछे छोड़ आया था। मैंने नाश्ता किया और मैंने कहा कि मैं विलियम के पास जा रहा हूं। मेरे जहन में नहीं था विलियम मर चुका है। मैं चला गया, लेकिन जानता था तुम्हारी मां ऊपर जाएगी तो इस हाथ को देखेगी। और मैं जान के अपना वो पिस्तौल जिसमें 2 गोलियां मैं ऊपर छोड़ आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी मां इस राज से वाकिफ हो जाएगी, चीखें मारेगी तो ये शायद उसे भी मार डाले, लेकिन ज्यादा गोलियां हुई तो ये मेरे ऊपर भी गोली चला देगा।
मैं गया नहीं था, मैं बाहर मौजूद था। और जब उसने चीख मारी, तुम्हारी माँ ने चीखें मारी, उसने हाथ को देख लिया, जो मैं जानता था वो देखते ही पागल हो जाएगी, एक कटा हुआ हाथ, क्योंकि उस हाथ की उंगली में वही अंगूठी मौजूद थी जो सोफिया की अंगूठी थी। तुम्हारी माँ उस अंगूठी को बहुत अच्छी तरीके पहचानती थी, क्योंकि जब भी सोफिया घर आती थी तो उस अंगूठी से खेलती रहती थी। और तुम्हारी माँ ने एक दफ़ा उस अंगूठी को उससे मांग के अपनी उंगली में पहन कर देखा था और मुझे भी कहा था, देखें कितनी खूबसूरत है। मैंने भी उस उंगली को अपने हाथ में पकड़ कर देखा था। वो एक नायाब उंगली थी, उसमें एक नगीना था, खास नगीना। और उसी हाथ के कटे हुए हाथ के अंदर सोफिया का वो अंगूठी भी मौजूद थी। तुम्हारी माँ ने जैसे उस हाथ को उठाया, उस अंगूठी को पहचान लिया और चीखें मारनी शुरू कर दी। वो भागा कमरे के अंदर कि उसको चुप करा सके, और वहीं पे सामने रखा हुआ पिस्तौल उसे नजर आ गया। उसने पिस्तौल उठाया और उसे गोली चला दी। गोली की आवाज़ सुन के मैं भागा। वो पागल हो चुका था, मैं जानता था मेरे ऊपर भी गोली चलाएगा। और जैसे ही मैं गया और उसे मैंने कहा अपने हाथ ऊपर कर दो, उसने फौरी तौर पे गोली चला दी। मैं आगे से हट गया, जो मैं पहले ही तैयार था, और मैं जानता था वो गोली नहीं चला सकता, लेकिन वो मुझ पे गोलियां चलाता गया। गोलियां तो थी ही नहीं, और यूं मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने इकरार जुर्म कर लिया, लेकिन कोई नहीं जानता था तुम्हारी मां को भी मैंने विलियम के साथ देखा था। शायद अगर वो विलियम को ना मारता तो मैं विलियम को मार देता। तुम्हारी मां से मैं बहुत प्यार करता था, तुम हमारी अकलौती मोहब्बत की निशानी हो, लेकिन उस विलियम की खूबसूरती पे तुम्हारी मां ने मुझे भी धोखा दिया था। मैं भी खून के आंसू रोया था, तुम्हारी मां को कत्ल करना चाहता था, लेकिन मैंने अपने हाथों से कत्ल नहीं किया। हां, वो हाथ मैंने रखा था और मैं जानता था वो उसे मार डालेगा। आज मैं मरने वाला हूं। मरने से पहले इस राज को अपने सीने में लिए जाना नहीं चाहता, इसलिए ये राज बेटी तुम्हारे सामने खोल दिया है। तुम्हारी मां ने बेवफाई की थी और बेवफाई की उसको सजा मिली। विलियम को भी सजा मिली, सोफिया को भी सजा मिली, और जेम्स को भी उसके किए की सजा मिल गई। अब भी तुम्हारी माँ मुझे कई दफ़ा भूत बनकर डराने आती है। मैं नहीं जानता वो हकीकत में तुम्हारी माँ होती है या मेरे अंदर का खौफ। जब मैं वो बैठा कहानी सुना रहा था उसे, वो पुल वाली जहाँ पे वो एक रूप धार के आते थे, उन्होंने एक हुलिये बना रखे थे जिन्नात के। वो जिन्नात नहीं थे, वो एक लिबास पहन के आते थे और डराते थे। तो मैं असल में उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, जिससे जेम्स उस कहानी को सुनते हुए उसके चेहरे की क्या हालत है। तुम्हारी माँ उसकी तरफ नहीं देख रही थी, मैं देख रहा था, और मैं एंजॉय कर रहा था, उसको डरा रहा था, ताकि वो वही काम करे जो मैं चाहता था, और उसने कर दिया। बेटी मुझे माफ कर देना। मैं चाहता मैं और शादी कर सकता था, लेकिन मैं तुम्हारी माँ से बेइंतहा प्यार करता था। मैं किसी और औरत की तरफ ना जा सका, इसलिए फैसला किया कि उसके बगैर उसकी यादों के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा, और आज तक उसकी यादों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उसकी मोहब्बत की निशानी तुम हो। तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। आज इस राज से पर्दा हटा दिया है, मेरी बेटी मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी माँ बेवफा थी, पर मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, और ये मेरा प्यार ही है। उसके बाद मैं कभी किसी औरत की तरफ नहीं जा सका। मैं नौजवान था, मैं शादी कर सकता था, मैं ताल्लुक़ बना सकता था, लेकिन मैंने किसी से ताल्लुक़ नहीं बनाया। बेटी चुप हो गई, बाप से कुछ भी ना कह सकी, कमरे में आ गई, रोती रही माँ की सुन के। और सुबह उठी तो पता चला बाप अल्लाह को प्यारा हो चुका है। वो शायद बेचैन था अपनी कहानी सुनाने के लिए, और जैसे ही उसने अपनी बेटी अलीसा को एडवर्ड ने कहानी सुनाई, तो उसके बाद सुबह वो मर चुका था। बेटी बहुत रोई, बाप भी जा चुका था। लेकिन फिर जब ये राज बाहर निकल जाता है तो कहाँ राज रहता है। फिर ये कहानी कई लोगों को पता चल गई, एक भयानक कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।